हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे संबंधों के प्रकार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुल्यता संबंध और उदाहरण नंबर 2, 3 व 4 देखेंगे। ठीक, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों, इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, जो तीनों संबंधों के गुणों को रखता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, तो आइए इसी बात को लिखें। संबंध आर संबंध आर तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कहलाता है कहलाता है यदि यदि आर जो है, ठीक, आर जो है स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो प्लस सममित हो और साथ ही संक्रामक हो। संक्रामक हो। ठीक, तो बच्चों कोई संबंध आर, उसे हम तुल्यता संबंध कब कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, वह संक्रामक भी हो। अगर ये तीनों गुणों को रखता हो, तीनों संबंधों को एक साथ रखता हो, तो इसे क्या कहेंगे? इस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इस तुल्यता संबंध का मायने क्या है। स्वतुल्य संबंध क्या है? तो बच्चों, स्वतुल्य संबंध के बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लासों में कि अगर फॉर एवरी यक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चिन्ह है उल्टा है, इसको क्या कहते हैं? प्रत्येक। ठीक, ए का समुच्चय, ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि खुद से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। तो यहां लिख सकते हैं फॉर एवरी यक्स बिलोंगिंग टू ए के लिए, ए के लिए यक्स रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि खुद से ही संबंध रखे, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। ठीक, सेकंड है सममित। सममित के बारे में हम बताए थे कि यदि कोई एलिमेंट यक्स जो है वह वाई से संबंधित हो, तो इसका उल्टा भी संबंध होना चाहिए। मतलब यदि यक्स वाई से है तो वाई भी इसी संबंध से यक्स से संबंधित हो। यदि यक्स वाई से हो तो वाई भी अगर यक्स से होगा, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? सममित कहेंगे। ठीक, और तीसरा है आपका संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम बताए थे बच्चों संक्रामक के लिए बताए थे यदि यक्स वाई से हो संबंधित, ठीक, वाई जो है वह जेड से संबंधित हो, यक्स वाई से हो और वाई जेड से हो, तो इतना होने के बाद अगर यक्स जेड से संबंधित होने लगे, तो हम क्या कह देंगे कि ये संबंध क्या है? संबंध आपका संक्रामक है। तो दिस इंप्लाइज यक्स रिलेटेड टू जेड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि यक्स वाई से है
वाई जेड से है, ऐसा होने पे अगर पहला वाला भी अंतिम वाले से हो, यक्स भी जेड से होने लगे, तब तो इसे हम संक्रामक कहेंगे। यदि यक्स जेड से संबंधित नहीं है तो इसे हम संक्रामक नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका स्वतुल्य, सममित व संक्रामक। जो संबंध इन तीनों को रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। तो हम पहला एग्जाम्पल लाए हैं यहाँ से। पहला एग्जाम्पल है आपका उदाहरण नंबर 2। ठीक, उदाहरण नंबर 2 है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक, समुच्चय है तथा टी में एक्चुअल में बच्चों ये जो है आपका क्वेश्चन गलत प्रिंटिंग हुआ है। ये क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखा नहीं होना चाहिए, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो। यह होना चाहिए समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है तथा टी में, है ना, एक रिलेशन दिया गया है कि त्रिभुज T1 T2 से संबंधित होगा, T1 T2 से संबंधित होगा यदि T1 T2 के समांगसम है। तो बच्चों क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि यदि जो T है, कैपिटल T है, किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है? रिलेशन आर इस प्रकार परिभाषित है कि T1 T2 से तभी संबंधित होगा जब T1 T2 के समांगसम है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो संबंध R है वह एक तुल्यता संबंध है। बच्चों तुल्यता संबंध होने का मतलब क्या है? कि वह स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ठीक, तो आइए इसे समझे। इसका प्रूफ दिया है, कैपिटल टी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। तो बच्चों टी क्या है? किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। जैसे मान लेते हैं कि ये समतल है, आपका बोर्ड जो है एक समतल है। इस समतल में जितने भी त्रिभुज हो सके, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जितने भी त्रिभुज बनाए जा सकते हैं इनके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं। तो संबंध कहाँ है? संबंध कैपिटल टी पर ही होगा, रिलेशन जो होगा कैपिटल टी में ही होगा। तो बताइए यहाँ पे पहले वाले को अगर हम T1 कहें त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज को T2 कहें, तो संबंध कैसा है? T1 T2 से तभी संबंधित होगा जब क्या होगा? T1 T2 के क्या होगा? समांगसम होगा। समांगसम होगा तभी दोनों संबंध रखेंगे, समांगसम नहीं होगा तो संबंधित नहीं होगा। ठीक, आइए रिलेशन देखें। तो कैपिटल टी पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि है कि T1 रिलेटेड टू T2, जहां T1 T2 क्या है बच्चों? T1 त्रिभुज है, T2 त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज T1 दूसरे त्रिभुज T2 के तभी संबंधित होगा, उससे तभी संबंधित होगा जब इफ एंड ओनली इफ, इसे कहते हैं यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ T1 समांगसम किसके हो? T2 के हो। तो बच्चों ये जो है आपका समांगसमता का चिन्ह होता है, कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक,
तो T1 T2 के तभी T1 T2 से तभी संबंधित होगा जब दोनों क्या हो, आपस में समांगसम हो। कहने का मतलब दो त्रिभुज आपस में बराबर है तभी संबंध रखेंगे, अन्यथा संबंध नहीं रखेंगे। ठीक, तो अब इसी संबंध को हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है और संक्रामक दिखाना है। तो आइए एक एक करके देखें इसमें। पहला नंबर 1, स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए, ठीक, इसी को कहते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी। फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक। तो बच्चों रिफ्लेक्सिविटी दिखाने के लिए कि आप जानते हैं प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए, तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर एवरी T1 बिलोंगिंग टू कैपिटल T के लिए। इसका मतलब बच्चों कि कैपिटल T का प्रत्येक एलिमेंट T1 के लिए, मतलब कैपिटल T क्या है आपका, इस समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। इसमें हर एलिमेंट, फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वह क्या होता है, खुद के सर्वांगसम होता है T1। तो आप जानते हैं क्योंकि हर एलिमेंट, हर त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा, तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि T1 सर्वांगसम T1 के हैं। ठीक, फॉर एवरी, प्रत्येक T1 जो होगा वह खुद के सर्वांगसम है। तो प्रत्येक त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा तो परिभाषा क्या कहती है कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T1 T2 से क्या होगा, संबंध रखेगा। यहाँ क्या है, हर एलिमेंट T1 खुद के ही सर्वांगसम है, तो इसका मतलब हर त्रिभुज खुद से संबंधित होगा। तो इसको लिख सकते हैं परिभाषा से, दिस इंप्लाइज T1 रिलेटेड टू T1। ठीक, दिस इज ट्रू फॉर, यह प्रत्येक T1 के लिए बात सत्य है। इसका मतलब जो संबंध है यह स्वतुल्य है। ठीक, इसी को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, इसलिए R क्या है, स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। ठीक, तो बच्चों इस तरह स्वतुल्यता पूरी हुई। अगला हमें दिखाना है सम्मित संबंध। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सम्मित संबंध। सममित, सममितता के लिए, या बच्चों इसको कहते हैं फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या होता है, सममितता के लिए हम माने कि एक त्रिभुज दूसरे के, पहला त्रिभुज दूसरे के संबंधित है तो दूसरा भी पहले से होना चाहिए, उल्टा रिलेशन होना चाहिए। तो आइए देखें, तो मान लिया जाए, माना T1 रिलेटेड टू T2, T1 जो त्रिभुज है वह T2 से क्या है, संबंधित है। तो हमें यहां से दिखाना है कि T2 भी क्या है, T1 से संबंधित है। तो यहाँ लिख सकते हैं यदि T1 T2 से संबंधित है तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, ये इंप्लाइज यहाँ से करेगा, देखिए परिभाषा से, T1 T2 से संबंधित है तो T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो परिभाषा से लिख सकते हैं कि T1 T2 से संबंधित है तो T1 सर्वांगसम हो जाएगा T2 के। ठीक, अब सर्वांगसमता का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होने का मतलब दोनों हूबहू बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज पहला है, ठीक, अगर सेम टू सेम इसका कॉपी बना दिया जाए तो दोनों एकदम एग्जैक्टली बराबर होंगे। जब एग्जैक्टली बराबर हो जाए इसी को क्या कहते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो बच्चों यहाँ कंफर्म है, अगर T1, ये T1 है, ये T2 है, अगर पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी तो ऑटोमेटिक पहले के बराबर होगा। तो यहां से देखिएगा,
पहला दूसरे के समान सम है, मतलब पहला दूसरे के बराबर है, तो ऑटोमेटिक दूसरा भी पहले के इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज T2 समान सम T1 के। ठीक, पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी पहले के बराबर होगा। अब यहाँ परिभाषा लगा दीजिए, दिस इंप्लाइज। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि T1 T2 के समान है। ठीक, T1 T2 के समान है तो T1 T2 से संबंधित है। ठीक, यहाँ पे क्या है, T2 T1 के समान है, तो इसका मतलब तो यही होगा कि T2 जो होगा वह T1 से संबंधित हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं T2 रिलेटेड टू T1। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखिएगा, आपने क्या माना था कि T1 T2 से संबंधित है, दिखा क्या दिए कि T2 भी T1 से संबंधित है। आइए इसी को लिखा जाए, दैट इज T1 रिलेटेड टू T2। ठीक, इंप्लाइज दैट, यहां से हमने दिखा दिया कि T2 भी जो है वह T1 से संबंधित है। ठीक, जहां जहां T1 T2 दोनों ही कैपिटल T के अवयव या एलिमेंट है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R क्या है, R स्वतुल्य नहीं बल्कि सममित है, सममित संबंध है, संबंध है। ठीक, T1 T2 से है तो उसी संबंध द्वारा T2 भी किससे है, T1 से है, तो यह आपका क्या हुआ, सममित संबंध। लास्ट आपका बचा है संक्रामक। आइए अगले पेज पे देखें। संक्रामक संबंध या संक्रामकता के लिए, संक्रामकता के लिए, या इसे कहेंगे फॉर ट्रांजिटिविटी। फॉर ट्रांजिटिविटी। तो बच्चों ट्रांजिटिव ये रिलेशन क्या होता है या संक्रामक संबंध क्या होता है, अगर ए बी से हो, बी सी से संबंधित हो, तो आपको दिखाना होगा कि पहला ए भी सी से होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें मानना होगा, तो माना T1 रिलेटेड टू T2। ठीक, एंड T2 रिलेटेड टू T3। मतलब बच्चों यहाँ पे हमने मान लिया है कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समान है, सॉरी, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से क्या है, संबंधित है, और दूसरा त्रिभुज तीसरे त्रिभुज की क्या है, संबंध रखता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि पहला त्रिभुज भी किससे संबंधित है, तीसरे त्रिभुज से। तो आइए इसे देखें, इसे हल करें। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, बच्चों T1 T2 से संबंधित है, तो परिभाषा क्या कहती है कि T1 T2 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो T1 सर्वांगसम होगा T2 के। ठीक, एंड T2 T3 के क्या है, संबंधित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T2 जो होगा वह T3 से क्या होगा, सर्वांगसम होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से क्या मिला, T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज T1 सर्वांगसम है T2 के। ठीक, और आप इसी में देख रहे हैं कि T2 किससे सर्वांगसम है, T3 के। तो अगर इसको ढक लें तो हम लिख सकते हैं T2 सर्वांगसम है T3 के। तो बच्चों हम दोनों को मिला दिए, T1 सर्वांगसम है T2 के यहाँ पर है, और T2 सर्वांगसम है T3 के है, जो कि यहाँ पे है। तो इसका मतलब सभी त्रिभुज, तीनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। अब तीनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो इसका मतलब सभी आपस में बराबर है। तो सभी आपस में बराबर है तो हम कोई भी दो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे पहला व तीसरा लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि पहला भी तीसरे के क्या है, सर्वांगसम है। तो देखें दिस इंप्लाइज T1 सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ से T3 के। ठीक, अब परिभाषा लगा दीजिएगा कि T1 T2 के सर्वांगसम है तो T1 T2 के संबंधित होगा। यहाँ पे क्या है, T1 T3 के सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 T3 से संबंधित होगा। ठीक,
तो दिस इंप्लाइज T1 रिलेटेड टू T3। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समांगसम है, रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से संबंधित है। तो हमने क्या दिखाया, हमने ये दिखाया कि पहला भी तीसरे से संबंधित है। इसी को आइए हम लिखें, दैट इज T1 रिलेटेड टू T2 एंड T2 रिलेटेड टू T3। और यहां से ये इंप्लाइज कर गया कि T1 भी जो है वह T3 के क्या है, रिलेशन रखता है, T1 रिलेशन रिलेटेड टू T3। तो यहां से जहां T1 T2 T3 ये तीनों ही कैपिटल T के एलिमेंट है। तो इस प्रकार ये आपका जो संबंध है हमने सिद्ध कर दिया है, ये संक्रामक है। ठीक, तो अतः कैपिटल R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो बच्चों हमने यहाँ पे रिलेशन R को क्या क्या दिखाए हैं, हमने इसको स्वतुल्य दिखा दिए, ठीक, संवित दिखाए हैं, और यहाँ पे आखिरी वाले पे हम संक्रामक दिखाए। ठीक, इस प्रकार यह संबंध क्या है, स्वतुल्य भी है, संवित भी है, वह संक्रामक भी है। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध कह सकते हैं। तो अतः या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि R समुच्चय T पर स्वतुल्य है, ठीक, सम्मित एवं संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन होता कंप्लीट होता है। ठीक, तो बच्चों इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में।